नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 4 अगस्त 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, बिना समय खराब किए सीधे चलते हैं आज की हमारी न्यूज डिस्कशन पे। सबसे पहले देखेंगे क्या होता है CWMA और क्या है कावेरी जल विवाद और क्या नया डिसीजन आया है इसमें। नागौरी पान मेथी को क्या जीआई टैग मिल गया है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। पंचगौरव के बारे में बात करेंगे, जो कि टोंक और सवाई माधोपुर दो डिस्ट्रिक्ट के बारे में। इससे पहले हम कहाँ सीकर के बारे में बात कर चुके हैं, आपको पता है। सहकारिता कैसे इंपॉर्टेंट है और कैसे ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है लोगों के डेवलपमेंट में और विकास में। अमेरिका भी क्या ट्रस्टेड पार्टनर नहीं है इंडिया का, इस बात को जानेंगे हम सबसे अंत में। क्या अमेरिका पे भरोसा किया जा सकता है और अब तक कैसा एक्सपीरियंस रहा है, अगर हम इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो अमेरिका के साथ किसका, इंडिया का। तो सबसे पहले बात करते हैं CWMA, ठीक है, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण। देखिए एक बात समझाता हूँ। आपको पता है 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद हमारा 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया। अब कुछ बातें थी, क्या थी, देखिए सबसे पहले क्या था, एक जैसे आप नदी का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, ये रिवर है। तो रिवर बेसिकली स्टेट बॉर्डर को तो देख के बहती नहीं है ना, स्टेट बॉर्डर के हिसाब से नहीं बहती है, और ना ही इवन कंट्री की बॉर्डर को देख के अपना मार्ग डिसाइड करती है। जैसे एग्जांपल के लिए गंगा आपको पता है, ठीक है, उत्तराखंड से होते हुए, ठीक है, उसके बाद आपका हरियाणा, ठीक है, यूपी, ठीक है, उसके बाद बिहार, उसके बाद आप देखेंगे वेस्ट बंगाल, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह बाकी नदियां, तो एक है कावेरी नदी, और कावेरी नदी कहाँ कहाँ, बेसिकली कर्नाटक, कर्नाटक से फिर तमिलनाडु, और तमिलनाडु से फिर केरला, है ना। ये तीन स्टेट में वो बेसिकली बहती है। तो 1956 अधिनियम के तहत एक व्यवस्था की गई कि भाई दो राज्य जिनके बीच में नदी बहती है, अगर उससे लेके नदी के पानी के बंटवारे को लेके या कुछ भी है, तो वो विवाद निवारण के लिए एक तंत्र की व्यवस्था कर सकते हैं, यानी कि एक अधिकरण की जो है व्यवस्था कर सकते हैं, है ना। तो ये बात आपने समझ ली होगी। तो इसी वजह से 2018 में अंतरराज्य नदी विवाद अधिनियम जो 1956 था, ठीक है, इसके तहत कावेरी नदी के जल का वितरण और निगरानी करने के लिए कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का निर्माण किया गया था। आपको बात समझ आ गई होगी, क्योंकि नदी जो है कई सारे राज्यों के बीच में, इसलिए 1956 में एक प्रावधान किया गया। इस प्रावधान के तहत 2018 में जल विवाद के समाधान के लिए कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का निर्माण किया गया, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण। अभी क्या हुआ है, कर्नाटक ने अपील करी थी, और देखिए बेसिकली मुद्दा रहता है पानी के बंटवारे का ही, है ना, क्योंकि कर्नाटक जो है इसमें अपर स्टेट है, यानी कि वहां से नदी पहले बहती है, उसके बाद तमिलनाडु में आती है ना। तो कर्नाटक ने बोला कि हमें कम पानी देना है, मतलब हम कम पानी देंगे तमिलनाडु को, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको खारिज कर दिया, उसने बोला नहीं, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने, इसने वाटर अथॉरिटी ने, है ना, इसने इस अपील को खारिज कर दिया, बोला नहीं, आपको 3500 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को डेली अगले 15 दिनों तक छोड़ना है, ठीक है। तो लाभान्वित जो राज्य है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, हाँ छोटा सा एरिया पुडुचेरी का भी है, राइट। तो ये 2018 में स्थापना हुई थी, और अधिनियम इसका जो है 1956। सिंपल तरीके से फिर समझाता हूँ, देखिए देश आजाद हुआ, संविधान बना, नदियों को लेके सोचा गया, उसके बाद 1956 में एक प्रावधान किया गया, ठीक है। प्रावधान किसका किया गया, एक अधिनियम का। इस अधिनियम के तहत 2018 में कावेरी वाटर ट्रिब्यूनल बना, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इस अथॉरिटी के समक्ष कर्नाटक ने अपील करी थी, जो कि अभी उन्होंने खारिज कर दी, उन्होंने कहा नहीं, आपको पानी देना पड़ेगा। आगे देखते हैं नागौरी पान मेथी, देखिए काफी फेमस है, और नागौर की स्थानीय प्रजाति है मेथी की, जिसको बोला जाता है नागौरी पान मेथी। क्या इसको जीआई टैग मिल गया है, जी नहीं, इसको जीआई टैग नहीं मिला है। तो फिर क्यों मिला है, क्या मिला है ऐसा, और क्यों है न्यूज में, तो ओपन पढ़ते हैं। इसको सामुदायिक किस्म का दर्जा मिला है, ठीक है, सामुदायिक किस्म का दर्जा किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। फायदा क्या होगा, देखिए इस सामुदायिक किस्म के दर्जे की वजह से अब इसका जो जीआई टैग मिलने का जो रास्ता है वो आसान हो जाएगा, वो आने वाले समय में प्रयास अगर करेंगे तो इसको जीआई टैग मिल जाएगा, ठीक है।
क्या होता है, नई दिल्ली में इसका पंजीकरण हुआ है और मुंडवा के जो प्रधान है उसने किसान समूह का प्रतिनिधित्व किया और 7 साल तक वहाँ पे वैज्ञानिक शोध हुआ कि भाई नागौरी पान मेथी क्या वाकई में बहुत अलग लेवल की है, बहुत स्पेसिफिक है। तो इस तरह से इन्होंने पंजीकरण करवाया यहाँ पे। अब समझते हैं ये सामाजिक किस्म वाला मामला क्या है। इसमें क्या होता है, पारंपरिक कोई पादप किस्म, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, नागौरी पान मेथी है ना, नागौरी पान मेथी है ना, कोई देसी नस्ल हो या कोई फसल प्रजाति हो, या तो पारंपरिक पादप की किस्म हो या कोई देसी नस्ल हो या फसल प्रजाति हो, जिन्हें किसी विशिष्ट स्थानीय सेक्टर द्वारा, यहाँ पे क्या है, स्थानीय सेक्टर नागौर, नागौर में भी क्या, मुंडवा, ठीक है, मुंडवा, सामूहिक रूप से, यानी कि लोग कई सारे किसान मिलकर, ऐसा नहीं कोई एक फार्मर नहीं, बहुत सारे किसान मिलकर कई वर्षों से विकसित, चयनित और संरक्षित अगर किया जा रहा है, तो भारत का ये कानून विश्व में अद्वितीय है, उस पादप प्रजाति को सामुदायिक किस्म का दर्जा जो है मिल जाता है और ये कानूनी रूप से बौद्धिक संपदा का अधिकार देता है। आगे समझेंगे बौद्धिक संपदा से क्या फायदा मिलता है उस पर्टिकुलर उपज को, ठीक है। पंजीकरण की प्रक्रिया देखिए, दक्षिण एशिया का जैव प्रौद्योगिकी जो संस्थान है जोधपुर का, उसने तो नेतृत्व किया इस पूरी मुहिम का। आईसीआर और राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र जो अजमेर है, इन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया, सहयोग किया। नाबार्ड का कृषि निर्यात सुविधा केंद्र है, उसने भी हेल्प करी और 25 जून 2024 को इन्होंने आवेदन दिया था, जिसपे अभी ये निर्णय आया है। अब देखते हैं क्या 6 बड़े फायदे, और ये फायदे लगभग जीआई टैग से भी मिलते हैं, लेकिन जीआई टैग तो एक बड़ा टैग है, उससे तो मिलते ही हैं, सामुदायिक दर्जे से भी इसको ये 6 बड़े फायदे मिलते हैं। देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले बायो पायरेसी पर रोक। अब कोई निजी कंपनी इस किस्म को पेटेंट करके अपना नहीं बना सकती। देखिए क्या खतरा होता है, मान लिया नागौरी पान मेथी है और लोग प्रयासरत है इसको दर्जा दिलाने के लिए, उससे पहले किसी बड़ी कंपनी को पता चलता है कि यार ये जो है ना, इसका औषधि में बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है, ठीक है। अब आपको पता है बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के पास बहुत सारा पैसा होता है, तो वो इस पे रिसर्च करेगी और मान लो निकाल के ले आएगी, अच्छा इस रोग के इलाज में इससे एक मेडिसिन बन सकती है, और फिर पेटेंट करवा ले। अब पेटेंट का फायदा किसको मिलेगा, उस बड़ी कंपनी को। क्या नागौर के किसानों को फायदा मिलेगा, नो, नहीं मिलेगा, क्योंकि आर&डी उसने किया है। तो अब जो है बायो पायरेसी नहीं हो सकेगी। अब दुनिया की कोई भी कंपनी नागौरी पान मेथी का यूज करके कोई पेटेंट हासिल नहीं कर सकती, जैसे जीआई टैग के मामले में भी वही होता है। अगर कोई कंपनी इस तरह का काम करती भी है तो उसको एक निश्चित हिस्सा जो है इस समुदाय को देना पड़ेगा, नागौर के इस मुंडवा सेक्टर के समुदाय को, जो किसान है उनको देना पड़ेगा। बीज की स्वतंत्रता, बीज बचाने, बोने, बदलने, अनब्रांडेड बेचने का अटूट अधिकार जो है इन लोगों को मिल जाता है। आगे राष्ट्रीय जो जीन कोष है, वहां से इसको बुनियादी ढांचे के लिए सहयोग मिल जाता है। जीआई टैग की राह आसान हो गई है और विलुप्ति से बचाव भी है, क्योंकि जब इस तरह से फेमस हो जाती है तो उसके संरक्षण के जो है उपाय अच्छे खासे हो जाते हैं। अब हम बात करें पंच गौरव की, यानी कि हर जिले के 5 जो उत्पाद है, ठीक है, कृषि उत्पाद, वनस्पति उत्पाद, ठीक है, खेल, पर्यटन स्थल, इन सब के बारे में हम लगातार बात करें। तो हमने सीकर के बारे में बात करी, आज हम 2 डिस्ट्रिक्ट के इन उत्पादों के बारे में, गौरव के बारे में, पंच गौरव के बारे में बात करेंगे। तो टोंक जो है राजस्थान को, इसका नवाबों का शहर कहा जाता है, ठीक है, नवाबों का शहर। ऐसे क्वेश्चंस आजकल नहीं पूछे जाते, पर फिर भी आप नए हैं तो इसको देख सकते हैं। अनूठी यहाँ की स्थापत्य कला है, शाही जामा मस्जिद है यहाँ पे, और सुनहरी कोठी है। ये तो क्या इसकी फेमस चीज है, ठीक है, तो इनको जनरली ऐसे याद कर ले। अब याद करते हैं पंच गौरव के लिए क्या विशिष्ट पहचान निर्धारित की है। तो पर्यटन स्थल में तो एवं की कल्याण जी का मंदिर 5600 साल पुराना मंदिर है, ठीक है, और भगवान विष्णु का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ठीक है, याद रखना है भगवान विष्णु का। उपज जो है सरसों, रबी सीजन की प्रमुख तिलहनी फसल। आप समझते होंगे रबी, खरीफ और जायद। देखिए रबी बेसिकली नवंबर से लेके फेब तक, ठीक है, खरीफ जो अभी चल रही है, ठीक है, जुलाई से लेके नवंबर तक ऑलमोस्ट, है ना, और जायद जो है आपकी मार्च से जून तक, है ना, इस हिसाब से, है ना। तो रबी की सरसों की जो फसल है वो तो यहाँ की उपज है, और पर्यटन स्थल यहाँ के डिगी कल्याण जी है। उत्पाद जो है स्लेट स्टोन है, फ्लोरिंग, रूफिंग, इन सब में काम में आता है, एक मार्बल टाइप का स्लेट स्टोन। वनस्पति जो है अमल तास,
औषधीय और सौंदर्य गुण वाला परक्स है, अमलतास याद रखेंगे। और खेल में जो है एथलेटिक्स, जो रनिंग वगैरह है वो सब टोंक जिले के पंचगोरों में आता है। क्या क्या आता है? पर्यटन स्थल डिगी कल्याण जी, उपज सरसों, उत्पाद स्लेट स्टोन, वनस्पति है अमलतास, और एथलेटिक्स जो है खेल के मामले में। और डिग्गी कल्याण जी का जो मंदिर है टोंक के डिग्गी गांव में है, ठीक है, याद रखेंगे। और लगभग 5600 साल पुराना मंदिर है, काफी प्राचीन मंदिर है, ठीक है। और बहुत मान्यता है, भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का मंदिर है, ठीक है। टोंक से लगभग 60 किलोमीटर दूर है और 16 स्तंभों पे आधारित इसका जो भव्य शिखर है वो भी बना हुआ है। सावन और भादवे में यहाँ पे विशाल मेला लगता है, और एकादशी पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, श्रद्धालु आते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, अमलतास के बारे में। ये क्लासिया फिस्टूला अप्रैल जून में पीले फूलों से भर जाता है, जैसे सोने की बारिश हो ऐसा दृश्य पैदा होता है, ठीक है। मृदा अपरदन को रोकता है और जल संरक्षण में भी सहायक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब आगे सवाई माधोपुर के बारे में जान लेते हैं। देखिए, पर्यटन स्थल तो रणथंभौर नेशनल पार्क आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा फेमस है। उपज जो है अमरूद है। क्या है? अमरूद। याद कीजिए पिछले वाले की क्या थी, ठीक है, सरसों, ठीक है। तो उपज में यहाँ क्या आ गया? अमरूद आ गया। उत्पाद में क्या है? मार्बल उत्पाद है, ठीक है। बोलनी तहसील के गांव बांसरोटा, गंगवाड़ा, कोलाड़ा, यहाँ की मूर्तियां, जालियां, सजावट के जो सामान है मार्बल के वो फेमस है, उनको पंचगोरों में स्थान दिया है। वनस्पति नीम है और खेल यहाँ का फुटबॉल है ना। सवाई माधोपुर का भी आप याद रखेंगे, इनको कंपेयर भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, आप लोग देख लेंगे। यहाँ डिगी कल्याण जी, यहाँ रणथंभौर नेशनल पार्क है, या सरसों, या अमरूद, या स्लेट स्टोन, या मार्बल, और यहाँ अमलतास, यहाँ पे नीम, एथलेटिक्स, और इधर फुटबॉल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन सम्मेलन हुआ है जयपुर में, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, इसका सम्मेलन का उद्घाटन किया है। समझते हैं पीस मीडिएशन क्या है और किस बारे में यहाँ पे बात हो रही है। देखिए, प्राचीन काल में क्या था? प्राचीन इंडिया में पंचायत व्यवस्था थी गांवों में, ठीक है, गांव के स्तर पे पंचायत व्यवस्था, और ये कई स्तर पे थी, ग्राम के स्तर पे थी, फिर कई 84 गांवों का समूह, कई 200 गांवों का समूह, इस स्तर पे अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग सेक्टर के हिसाब से थोड़ा बहुत डिफरेंट इसमें होता था। बट ये इसमें बेसिकली अगर किसी भी दो लोगों के बीच में, दो समुदायों के बीच में विवाद हो तो लोग बैठकर पंचायत के माध्यम से समाधान प्रस्तुत करते थे, ठीक है, क्योंकि उस समय स्ट्रक्चर्ड न्यायपालिका जैसी व्यवस्था नहीं थी। न्यायपालिका की व्यवस्था स्ट्रक्चर्ड जो आज है वर्तमान में, वो लगभग 18वीं शताब्दी में शुरू हुई प्रक्रिया, और उसके बाद आज़ादी के बाद हमने जो एस्टेब्लिश करी 1935 में। सारी वो चीज़ें आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ है वर्तमान काल में? अब भी 6 करोड़ के आसपास जो केस है वो पेंडिंग है। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सारा मिला के, ठीक है। और 6 भी क्या, 6.5 करोड़, ये नंबर बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पे वो जरूरत महसूस की जा रही है दोबारा उस मध्यस्थता की, यानी कि कोई भी मामला कोर्ट में पहुंचने से पहले, कोई भी नहीं, इसमें एक्सेप्शन है, जैसे जो हीनियस क्राइम होते हैं उनमें तो कोई समझौता होना ही नहीं चाहिए, जैसे आप समझते हैं सारी चीजें, ठीक है। तो उनमें तो मर्डर, रेप, इस तरह की जो बहुत सीरियस क्राइम है उनमें तो समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे हमने बात करी थी जो सार्वजनिक परीक्षा दुरुपयोग वाला जो एक्ट पड़ा था उसमें कि असमनीय, यानी कि उसमें समझौता नहीं हो सकता। आपने पेपर लीक करवा दिया उसके बाद समझौता, तो वो अलग अलग प्रावधान होते हैं उसके हिसाब से। बट जो छोटे मामले हैं, ठीक है, उनमें मध्यस्थता को बढ़ावा देना चाहिए। क्या फायदा होगा इससे? देखिए, जब कोर्ट द्वारा न्याय मिलता है ना तो वो एक पक्ष को मिलता है, या एक हारता है और एक जीतता है। लेकिन मध्यस्थता के मामले में दोनों व्यक्तियों को संतुष्ट किया जा सकता है, दोनों का जो हित है उसको देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये फायदा है। तो इसी को लेके राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण, कॉमनवेल्थ लॉयर्स एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन, इन्होंने मिलके, और मीडिएटर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये सम्मेलन का आयोजन इन्होंने किया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत आए थे, जयपुर में सम्मेलन था, ठीक है। और इन्होंने बोला कि किसी भी एक पक्ष का जो वर्चस्व है वो अनुचित है, और जयपुर में एक घोषणा पत्र जो है वो भी इसके माध्यम से जारी किया गया, जिसमें मध्यस्थता को प्रभावी बनाना है, सुलभ बनाना है, वैश्विक स्तर पे स्वीकार्य, यानी कि ग्लोबल स्टैंडर्ड का जो है हमें मीडिएशन सिस्टम बनाना है, ताकि जो प्रतिबद्धता है वो बनी रहे। और जयपुर घोषणा पत्र से जुड़ा हुआ सीधा सवाल आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको एग्जाम के हिसाब से भी आप इंपॉर्टेंट मान के चलें, तो आपको महत्वपूर्ण बात समझ में आ गई होगी।
अब मुख्यमंत्री जी ने बोला है, जैसे हमने बात करी, कि न्याय में एक पक्ष जीतता है, दूसरा हारता है, लेकिन मध्यस्थता दोनों को समाधान देती है। ठीक है, वर्षों की कटुता, कोई दो परिवारों के बीच में, दो गांवों के बीच में अविश्वास, मानसिक टकराव है, उसको समाप्त किया जा सकता है अगर अच्छे लोग बीच में आके बैठ के बात करें। ठीक है, और मध्यस्थता अब केवल एक विकल्प नहीं है, ये आज की रियलिटी बन चुकी है। ये बड़ी अच्छी बात बोली इन्होंने, क्योंकि अगर जब आपकी जुडिशरी में 6.5 करोड़ केसेस अगर पेंडिंग है, तो फिर ओबियस सी बात है कि आपको इस तरह के समाधान पे बात करनी चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने बोला है कि पारंपरिक जो पंचायत व्यवस्था है भारत के एडीआर का, यानी कि वैकल्पिक विवाद समाधान का मूल था पंचायत व्यवस्था, जिसके बारे में हमने बात करी। वेंकट रमणी जो न्यायवादी, उन्होंने भी निष्पक्षता, न्याय संगतता और प्रभावी मध्यस्थता को आधार बताया। तुषार मेहता, जिनकी बुक के बारे में हम कुछ दिन पहले पढ़ा था, याद कीजिए, और भारतीय परंपरा में टकराव से पहले वाद सुलह को प्राथमिकता, इस तरह की बातें इन्होंने कही है इस सम्मेलन के माध्यम से। हल्की सी हमने कल बात करी थी मिशन हरियालो के बारे में, तो 50 करोड़ पौधे 5 साल का लक्ष्य है, 20 करोड़ अब तक लगाए हैं, 10 करोड़ इस मानसून सत्र का लक्ष्य है 2026 का, और 600 जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो महिला स्वयं सेवक समूह है, स्वयं सेवक समूह, ठीक है, इनको जो है 6 करोड़ रुपए का आजीविका प्रोत्साहन इसके माध्यम से दिया जाएगा, जिससे ये पेड़ लगाएंगे। ठीक है, उसके अलावा चंदन परियोजना 33 करोड़ हमने कल पढ़ी थी। ठीक है, दूध तलाई से उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये 4 चंदन वन है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण आजीविका, जैव विविधता, हरित अर्थव्यवस्था, इसको बढ़ावा देना इनका उद्देश्य है। ये थोड़ी सी नई चीज थी, वो ऐड करनी थी, इसलिए जियो टैगिंग से हर पौधे की क्या होगी, जियो टैगिंग होगी। ठीक है, वन मित्र और वृक्ष मित्र जो नियुक्त किए गए हैं, वो लोग भी ध्यान रखेंगे, नियमित निगरानी करेंगे। ड्रोन से सीडिंग वाली बात हमने कल कर ली थी, प्रेरणा इससे मिली है, ये भी बात कर ली थी। और तो ये इस तरह से हमारा ये मॉडल काम करेगा वृक्षारोपण वाला। ठीक है, अब बात करते हैं सहकारिता की। देखिए, बेसिकली सहकारिता क्या है, जैसे आप छोटे स्तर पे समझे, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 महिलाएं हैं। ठीक है, इन्होंने आपस में मिलके मान लीजिए 50 रुपीज पर मंथ ऐड किए, कुछ टाइम में मान लीजिए इनके पास 1 लाख रुपए हो गए, इन 10 महिलाओं के पास। ठीक है, 1 लाख रुपए। फिर सरकार ने बोला कि हम 2 लाख रुपए हम देते हैं आपको। ठीक है, और आप कोई व्यवसाय शुरू करो। इनके पास हो गए टोटल 3 लाख रुपए। ठीक है, इन्होंने छोटी सी मान लीजिए माचिस बनाने की जो है छोटी एक इंडस्ट्री अपने गांव में डाली, जहां पे समय निकाल के ये खुद जाके भी काम करती है और दूसरी कुछ औरतों को भी काम पे लगा रखा है। इससे मान लीजिए इन्होंने महीने की 5 लाख रुपए की माचिस बनाई, 4 लाख रुपए खर्चा आ गया, 1 लाख रुपए महीने का बच गया। इस तरह 12 महीने में कितने हो गए, 12 लाख रुपए। 50 रुपए से शुरू हुई मुहिम कहां तक पहुंच सकती है, इतने बड़े अमाउंट तक। ठीक है, एग्जाम्पल है। ठीक है, इस तरह से तो ऐसा बोला जा रहा है कि सहकारिता का जो मॉडल है, लोगों का मिलके जो काम करने का जो मॉडल है, ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट है, तो उस हिसाब से इसमें बात की जा रही है। तो जैसे अमूल की मिसाल है। ठीक है, अमूल ने गुजरात में जिस तरह से शानदार काम किया है, उधर बात करते हैं विशाल नेटवर्क है, भारत में सहकारी संस्थाएं उस तरह से काम कर रही है। तो बड़े बड़े कॉरपोरेट के वर्चस्व के बजाय इसमें बात की जाती है कि आप सहकारिता को बढ़ावा दें। इससे हालांकि कुछ चुनौतियां भी है, जैसे भ्रष्टाचार, ठीक है, आपका राजनीतिक हस्तक्षेप ज़्यादा है, कई संस्थाओं की वित्तीय कमजोरी है, राज्यों की चिंताएं हैं, ये तमाम जो है दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल आपको अच्छा इसमें रहने वाला है बेसिकली। ठीक है, तो ये सारी बात है, इसको आप हल्का सा पढ़ लेंगे खुद से। फिर आगे बात की जाती है कि भाई अमेरिका से भी सतर्क रहने की जरूरत है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई भी देश ना किसी का दोस्त है और ना किसी का दुश्मन है। सिर्फ एक बात, उसके देश के हित के लिए जो जरूरी है ना, बस वही उसका दोस्त है, और वही उसके देश के हित के लिए जो बेकार है वो उसका दुश्मन है। ये सिंपल बात है। अब हमें लगता था बहुत लंबे समय से कि अमेरिका भारत का अच्छा दोस्त है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं, चौंकाने वाले तथ्य हैं, जिनसे हमें लग सकता है कि विदेश नीति में कोई किसी का दोस्त नहीं है। अभी क्या हुआ है, बीएसएफ जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उन्होंने उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल सीमा पे एक सोनाली जो बॉर्डर चेक पॉइंट है हमारा, वहां पे संदिग्ध अमेरिकी नागरिक जॉर्डन ब्राउन को गिरफ्तार किया। कैसे संदिग्ध है, पहली बात कि वैध पासपोर्ट वीजा नहीं था इसके पास, समुद्री रास्ते से भारत आया है, दक्षिण भारत में इसने समय बिताया, उसके बाद फिर नेपाल में अवैध तरीके से घुसने की कोशिश में पकड़ा गया। चौंकाने वाले तथ्य, यूएस की नेवी सील जो सर्विस है वहां की, उसका कमांडो है,
और ये कौन सी नेवी सील? वो कमांडो है जिसने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुस के मारा था। उसके पास अमेरिकी पासपोर्ट नहीं था, एक नकली चीनी पासपोर्ट मिला। इससे पहले मार्च में, ये अभी कब की बात है? जुलाई की, ठीक है। मार्च में मैथ्यू वैन डाइक, अमेरिका का, और 6 यूक्रेनी नागरिक ये कोलकाता और पूर्वोत्तर भारत नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से पकड़े गए थे और इनकी गतिविधियां भी अच्छी नहीं थी। यह डाइक की संस्था सन ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल के गुरीला संगठनों को प्रशिक्षण देती है, इससे जुड़े हुए थे। उससे पहले अहमदाबाद जब बम धमाके हुए थे तब भी केनेथ हेवुड के लैपटॉप को ट्रेस किया था, जो कि अमेरिकन था, सीआईए का संदिग्ध था, सीआईए से उसके संबंध थे। 26/11 का मुंबई हमला हुआ, डेविड कोलमैन हेडली, लगातार इसका नाम आ रहा था, लेकिन आज तक अमेरिका ने भारत को इसको नहीं सौंपा है। नेवी वार रूम लीक, 2005 में एक बड़ा हादसा हुआ था, नेवी के कुछ डॉक्यूमेंट लीक हो गए थे, वहां भी सीआईए के एजेंट की, सीआईए क्या है? यूएसए की खुफिया एजेंसी, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। यानी कि कहने की बात यह है कि यूएसए की जो सीआईए है उसके जो ट्रेसेस है, उसके जो इंटरफेरेंसेस है इंडिया में, वो लगातार देखे जा रहे हैं। तो हमें हमेशा विदेश नीति में सोच के चलना है कि भारत के शत्रु केवल पाकिस्तान नहीं, चीन नहीं, और भी कई सारे लोग हैं, ठीक है। इस बार सुरक्षा एजेंसियों ने शानदार काम किया, क्योंकि कुछ भी करने से पहले इन्होंने जो है ट्रेस कर लिया। तो सुरक्षा एजेंसियों को जो है इसके लिए शाबाशी मिलनी चाहिए। और दिव्य कुमार शोती जो है अच्छे सामरिक विश्लेषक है, इन्होंने जो है इस आर्टिकल को लिखा है, तो इस बात को भी आप याद रखेंगे, है ना। चलिए, ये थी आज की हमारी डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपके लिए डिस्कशन फायदेमंद हो, और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।